और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी यही है। आज हम अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग की परतों को खोलने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, इसे बहुत ही व्यावहारिक और आसान तरीके से समझेंगे। जो भी व्यक्ति सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है ना, विशेषकर वे छात्र जो सीटीईटी या अन्य शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका नाम है द मैकेनिक्स ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। हाँ, जो ये स्पष्ट करती है कि इंसानी दिमाग असल में कैसे काम करता है, वो कैसे सोचता है और जटिल समस्याओं को कैसे सुलझाता है। सही बात है। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं कि जब हम अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो दिमाग के अंदर असल में घटित क्या हो रहा होता है। अगर इसके काम करने के तरीके को समझा जाए ना, तो अपसारी चिंतन का सीधा सा अर्थ है कि एक विचार या एक प्रश्न से शुरू करके कई अलग अलग संभावित उत्तरों तक पहुंचना। मतलब एक तरह से विचारों का फैलाव। हाँ, बिल्कुल, विचारों का फैलाव। जब दिमाग को ये निर्देश मिलता है कि उसे सिर्फ एक सही जगह पर नहीं रुकना है, तो वो वस्तु के मुख्य उपयोग को किनारे रख देता है। अच्छा। और उसकी अन्य विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। ये सिर्फ याद की गई बातों को दोहराने की प्रक्रिया नहीं है, ये विशुद्ध रचनात्मकता है जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने के लिए स्रोत सामग्री में दिए गए उस मशहूर उदाहरण का सहारा लिया जा सकता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। ईंट वाला उदाहरण। हाँ, वही कि एक ईंट का उपयोग किन किन तरीकों से किया जा सकता है। अब अगर सामान्य रूप से सोचा जाए तो ईंट का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले दीवार, मकान या इमारत का चित्र बनता है। हाँ, ये इसका सबसे डिफॉल्ट उपयोग है। बिल्कुल, लेकिन बात जब अपसारी चिंतन की हो रही हो तो गाड़ियां रुकती नहीं हैं। एकदम नहीं रुकती, क्योंकि अपसारी चिंतन में दिमाग ये सवाल पूछता ही नहीं कि ईंट का काम क्या है, बल्कि वो ये पूछता है कि ईंट के गुण क्या हैं। अरे वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। हाँ, दिमाग विश्लेषण करता है कि ईंट भारी है, उसका आकार आयताकार है, उसका रंग लाल है और वो कठोर है। हाँ। जैसे ही दिमाग ईंट को उसके गुणों में तोड़ देता है ना, तो नए नए विचारों का जन्म होने लगता है। और यही कारण है कि स्रोत सामग्री में जो असंभाविक उत्तरों की सूची दी गई है वो बहुत मजेदार है। मतलब भारी होने के कारण इसका उपयोग कागज दबाने यानी पेपरवेट की तरह किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसके आकार के कारण खेल में इसका उपयोग हो सकता है, जैसे क्रिकेट खेलते समय विकेट की तरह ईंटें खड़ी कर देना। ये तो भारत की गलियों में बहुत ही आम दृश्य है। एकदम सही। और इसके रंग के कारण इसका उपयोग सजावट में भी हो सकता है। हाँ, जैसे बगीचे में पौधों के किनारे बाउंड्री बनाना। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक साधारण सी वस्तु के भी अनगिनत उपयोग हो सकते हैं। और यही अपसारी चिंतन का असली जादू है। ये ओपन एंडेड या खुले सोच की प्रक्रिया है। सोचने वाले को किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई जल्दबाजी नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो बस इस एक सवाल पर टिका है कि क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता जैसे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल फेंका जा रहा हो। बहुत सही रूपक है ये, है ना। उस जाल में छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, सीपियां और शायद कुछ कचरा भी आ जाए। लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ एक ही मछली पकड़ी जाए, लक्ष्य ये है कि जाल में जितना ज्यादा आ सके उतना समेट लिया जाए। बिल्कुल। विचारों को इसी तरह स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने देना नवाचार या इनोवेशन की पहली सीढ़ी है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है और एक तरह से ये थोड़ा परेशान करने वाला भी है। बताइए क्या सवाल है। अगर एक कक्षा में शिक्षक बच्चों को पूरी आजादी दे दे कि वे हर सवाल का अपनी रचनात्मकता के हिसाब से जवाब दें, तो क्या इससे एक भयानक अव्यवस्था या केओस नहीं फैल जाएगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। मतलब मान लीजिए कि ईंट के उपयोग पर चर्चा हो रही है और कोई बच्चा कह दे कि मैं ईंट से किसी का शीशा तोड़ सकता हूँ। ये भी तो एक रचनात्मक विचार ही है ना। हाँ, तकनीकी रूप से तो है। तो क्या कक्षा के माहौल में हमेशा इतने सारे उत्तरों को स्वीकार करना व्यवहारिक होता है? क्या ये शिक्षक के लिए एक बुरा सपना नहीं बन जाएगा? देखिए, ये एक बेहद प्रासंगिक चुनौती है और पेडागॉजी के क्षेत्र में ये सवाल अक्सर खड़ा होता है। ये सच है कि अपसारी चिंतन में विचारों का एक फैलाव होता है जो पहली नजर में थोड़ा अव्यवस्थित लग सकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां एक शिक्षक की कुशलता काम आती है।
अब सारी चिंतन का मतलब हर गलत या हानिकारक विचार को सही मान लेना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे को सोचने की प्रक्रिया से न रोकना। जब हम बच्चों को ये छूट देते हैं कि वे एक समस्या के कई समाधान सोचें, तो असल में उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा होता है। अच्छा। दुनिया की ज्यादातर बड़ी समस्याएं देख लीजिए, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया या कोई आर्थिक संकट हो गया, इनका कोई एक रटा रटाया उत्तर तो होता नहीं है। मतलब शिक्षक की भूमिका यहाँ विचारों को रोकने की नहीं है, बल्कि उन्हें एक सही दिशा देने की होती है। एकदम सही समझे आप। अगर इतिहास पढ़ाने का ही उदाहरण लिया जाए, एक तरीका ये है कि सीधा पूछा जाए कि 1857 की क्रांति किस वर्ष में हुई थी। ये तो बहुत ही सीधा सवाल है, रटा हुआ जवाब मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना है तो शिक्षक पूछ सकता है कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो गई होती तो आज का भारत कैसा दिखता। ओहो, इससे तो कक्षा में विचारों का एक तूफान आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, और यह बच्चों को इतिहास की गहरी समझ देगा। अव्यवस्था से डरकर रचनात्मकता को नहीं मारा जा सकता। ये बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। यानी अपसारी चिंतन वो उर्वरक जमीन है जहां नए विचार उगते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एक छात्र हमेशा इसी जाल को फैलाता रहेगा, सिर्फ हवा में संभावनाओं के महल बनाता रहेगा, तो वो किसी अंतिम फैसले पर कैसे पहुंचेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा मतलब है, अगर हर चीज के 100 जवाब होंगे तो एक पुल का निर्माण कैसे होगा, या एक रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाएगा? हाँ, हर समय केवल संभावनाओं के समंदर में नहीं तैरा जा सकता। शायद इसीलिए इस फैलाव को समेटने के लिए एक दूसरे तरह के चिंतन की जरूरत पड़ती है, जो हमारी स्रोत सामग्री का अगला मुख्य विषय भी है, अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। बिल्कुल सही कहा। कई बार जमीन पर एक ठोस और अचूक उत्तर की बहुत आवश्यकता होती है। जब अपसारी चिंतन का जाल बहुत सारे विचारों को समेट लाता है ना, तब अभिसारी चिंतन एक मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस की तरह काम करता है। मतलब एक फोकस बनाता है। हाँ, ये उस जाल में से केवल उस एक मछली को ढूंढ निकालने की प्रक्रिया है जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। अभिसारी चिंतन की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। तथ्यों और तर्कों का उपयोग करके एक सही उत्तर तक पहुंचना। एक सही उत्तर तक पहुंचना। इसका मतलब है कि यहाँ संभावनाओं या शायद के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत सामग्री में इसकी जो विशेषताएं बताई गई हैं वे बहुत ही नियमबद्ध हैं। यह तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है। हाँ, लॉजिकल और एनालिटिकल। औपसारी चिंतन जहां क्या क्या हो सकता है के इर्द गिर्द घूमता है, वहीं अभिसारी चिंतन का पूरा जोर सिर्फ इस बात पर होता है कि सही क्या है और ये कैसे काम करता है। इसका मैकेनिज्म भी बहुत दिलचस्प है। अभिसारी चिंतन में दिमाग उपलब्ध जानकारी, नियमों और सिद्धांतों का उपयोग करके गलत विकल्पों को एक एक करके छांटता जाता है, जैसे किसी फनल में चीजें डाल रहे हों। एकदम सटीक। ये एक फनल की तरह ही है, जहां ढेर सारी जानकारी ऊपर से डाली जाती है और नीचे से सिर्फ एक शुद्ध निष्कर्ष बाहर निकलता है। इसे गणित के उस सरल उदाहरण से समझा जा सकता है जो दस्तावेज में दिया गया है। 2 और 2 4 वाला। हाँ, 2 और 2 कितने होते हैं। अब अगर कोई यहाँ अपसारी चिंतन लगाने की कोशिश करे और कहे कि मेरे हिसाब से 2 और 2 मिलकर एक सुंदर सा आकार बनाते हैं, तो यह बहुत ही हास्यास्पद होगा। बहुत ज्यादा। गणित के सवाल का केवल एक ही तार्किक और सटीक उत्तर हो सकता है, और वो है 4। यहाँ केवल एक सही उत्तर ही सत्य है। बिल्कुल। जब कोई इंजीनियर एक बहुमंजिला इमारत बना रहा होता है, तो वहां खंभों का वजन मापने में रचनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, वहां तो हिसाब पक्का चाहिए। गणना बिल्कुल सटीक, विश्लेषणात्मक और अभिसारी होनी चाहिए। इमारत कितना भार सह सकती है, इसका केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दोनों अवधारणाओं के काम करने का तरीका और उनकी अहमियत पूरी तरह से समझ में आ गई है, तो समय है इन्हें आमने सामने रखकर इनकी एक महातुलना करने का। ग्रैंड कंपैरिजन। हाँ, स्रोत सामग्री में इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत ही स्पष्ट रूप से टेबल के माध्यम से बताया गया है। और ये तुलनात्मक अध्ययन किसी भी अवधारणा इस पूरी गहन चर्चा का अगर एक त्वरित सारांश निकाला जाए तो बात बहुत ही साफ है कि दरवाजे खोलकर अनगिनत संभावनाओं को जन्म देता है, जबकि अभिसारी चिंतन उन संभावनाओं का विश्लेषण करके सबसे बेहतरीन और सही समाधान को चुनता है। और सबसे बड़ी सीख ये है
कि कोई भी एक चिंतन दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है। एकदम सही बात है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली और एक बेहतरीन शिक्षक की पहचान ही यही है कि वो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाए। जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों जीवन के लिए जरूरी है, वैसे ही विचारों को फैलाना यानी अपसारी और उन्हें समेटना यानी अभिसारी दोनों ही बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल। इन अवधारणाओं को समझकर न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि जीवन के रोजमर्रा के फैसलों में भी बहुत मदद मिल सकती है। हाँ, हर जगह काम आता है ये। जब भी किसी नई समस्या का सामना हो तो सबसे पहले अपसारी चिंतन से शुरुआत की जा सकती है, ताकि सारे विकल्प सामने आ जाएं। और फिर अभिसारी चिंतन से उसे अंतिम रूप देकर एक ठोस फैसला लिया जा सकता है। ये संतुलन ही सफलता की असली चाबी है। सही मायनों में दोनों के बीच का ये तालमेल ही इंसानी दिमाग को उसकी पूरी क्षमता के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़कर जाते हैं। जी बिल्कुल।